चलिए, ये आपके सामने शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर का क्वेश्चन नंबर 1 है मैथ्स सेक्शन का। इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ ये क्वेश्चन कह रहा है और कैसे इसको सबसे कम समय में हम अप्रोच करके बनाने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ को समझना है ताकि आप भी बना सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या कुछ कह रहा है। ये कहता है कि यदि एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए, एक दीवार की बात कर रहा है और एक ईंट की बात कर रहा है। दीवार हमेशा बड़ा रहेगा, ईंट हमेशा छोटा रहेगा। तो ऐसा करते हैं ना कि दीवार की पूरी जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसको अगर हम ईंट की आयतन से डिवाइड कर देंगे तो छोटे छोटे कितनी ईंटें लगी है, एक ईंट का अगर मालूम है तो बड़े वाले को डिवाइड करेंगे छोटे वाले ईंट से तो नहीं पता चल जाएगा कितनी ईंटें उसमें लगी हुई है। हाँ? तो उसी प्रकार हम इसको बनाते हैं। कहता है कि आयतन जो है किसका, एक ईंट का दिया हुआ है, लेकिन पहले हमको बड़ा में छोटा को डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें नंबर मिलेगा कि कितनी ईंटें हैं। तो उसकी आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन इक्वल्स टू, पहले तो आप समझिए कि आयतन इक्वल्स टू होता क्या है। तो L उस दीवार का लेंथ, लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। देखिए यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर गुना करेंगे तो उस दीवार का आयतन मिल जाएगा। तो आयतन कैसे मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 14 मीटर लंबाई, इतना चौड़ाई और इतना ऊंचाई है। तो इसको हम एक काम करते हैं ना कि 14 मीटर हटा लेते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट मीटर में ही है। मीटर क्यूब आ जाएगा ऊपर से, नीचे मीटर क्यूब आ जाएगा तो हट जाएगा, इसलिए हम सिर्फ नंबर को लेते हैं। 14 मीटर का लंबाई है, 0.125 मीटर का चौड़ाई है और 5 मीटर का ऊंचाई है। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम हो गया दीवार का पूरा और एक ईंट का हम यहाँ कर रहे हैं ना कि डिवाइड करना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितने ईंट से वो बना हुआ है। ठीक है, तो एक ईंट का मतलब कि जो वॉल्यूम है वो है इतना 0.0014 मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब मैं यूनिट लिख दिया हूँ, तो ये इसको भी समझिएगा कि ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मीटर 3 टाइम्स होकर मीटर क्यूब हो जाएगा और मीटर क्यूब ये खत्म हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो 14 देख रहे हैं, एक इसके बाद 1 2 3 4 है और इसके बाद 1 2 3 है। तो अगर ऐसा स्थिति हो कि नीचे 4 हो ऊपर 3 हो तो 4 में से 3 घटा देंगे और 1 ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो 1 ऊपर कैसे करेंगे कि इनटू कर देंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना आप दशमलव वाला, वो कहानी खत्म हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ नंबर रहेगा, तो 14 यहाँ पे बचेगा, 14 ये खत्म हो जाएगा। 125 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब 625 हो गया और उधर एक शून्य था, तो ये आपके पास इतना नंबर आ जाएगा ईंट का। इसको n से आप डिनोट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि n नंबर ऑफ ईंट लगा होगा, तो पूरे वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे उसको, तो वो नंबर ऑफ ईंट बता देगा, तो जो कि 6250 हुआ। और ये आपको आंसर देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन सी। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पहले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहता है यदि 2 संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है। कोई 2 संख्या है, उसका जोड़ने पर जो है ना वो a आता है और उसके गुना करने पे, मतलब दोनों संख्या को जब गुना करते हैं तो b आता है। तो कहता है उसका व्युत्क्रम क्या होगा। पहले तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो कि व्युत्क्रम होता क्या है, तो व्युत्क्रम को भी समझेंगे और उसको प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो मैं मानता हूं कि कोई संख्या, 2 संख्या मानते हैं, पहला संख्या m है, दूसरा संख्या n है। कह दिया है ना 2 संख्याओं का योग a है, तो ये जो 2 संख्या है इसका योग a मान लेते हैं और गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम कुछ नहीं होता, जैसे कि संख्या अगर m लिए है ना तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/m, अगर n लिए हैं तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/n। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे आ जाता है वो, मतलब जो अंश में था वो अब हर में आ गया है। ठीक है, तो
क्या हुआ कि दोनों का गुणनफल, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रम इसका निकालेंगे ना, जैसे कि एक संख्या ये माने थे और एक संख्या ये माने थे, तो दोनों का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये बोलेगा। तो समझिएगा पहले कि इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको लिख सकते हैं ना m प्लस n, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं mn, और n इधर चला जाता है, m इधर चला जाता है, तो उसको सही करके हम m प्लस n लिखते हैं। तो m प्लस n और mn आ गया हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है कि योग a के बराबर है, इसका संख्याओं का योग a के बराबर है, और गुणनफल जो है वो b के बराबर है। मतलब गुणनफल जो संख्याओं का है वो b दिया हुआ है और ये a दिया हुआ है। तो अब समझ लिए होंगे कि m प्लस n तो यहाँ से a दिया हुआ है ही, और गुणनफल भी बोल रहा है क्वेश्चन के b है, तो ये a बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन सी के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो बस यही था, कुछ क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन आता है चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप समझिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। पहले तो पढ़ेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है राम ने 2 बैग प्रत्येक रुपये 1260 रुपये पर बेचे, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसे 20% का हानि हो गया है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसका एक एकदम हलवा एकदम सॉल्यूशन बताते हैं, और याद रखिएगा कि कभी भी लाभ और हानि दोनों एक ही प्रतिशत हो, मतलब लाभ भी सेम अमाउंट में परसेंट में जाए और हानि भी सेम परसेंट में जाए, तो उसके लिए याद रखना है कि हमेशा हानि होता है, और हानि हो जाता है x²/100 में, ये माइनस के साइन के साथ आता है, समझ गए। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को लगाया जाए तो आप देखेंगे ना कि 20% का हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 20 का स्क्वायर होगा 400/100, ये लाभ नहीं, ये हानि होता है हमेशा, मतलब 4% का इसको हानि हो रहा है, -4% का इसे हानि हो जाता है, समझ गए। अगर इस चीज़ को और मैं क्लियर बताना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर उसको 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% को पहले लिखते कैसे हैं, 1/5 है ना। 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20% को हम लिखेंगे 1/5, मतलब 5 पर 1 का हानि, तो 5 रुपया है, उस पर 4 रुपया एक में हानि हो रहा है, और एक में बोला ना लाभ हो रहा है, एक में बोला हानि हुआ, तो हानि वाला लिख लिए। एक में अगर लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि 5 पर 1 लाभ हुआ तो 6 हुआ, ठीक है। देखिए इनिशियल जो है ये दोनों गुना हो जाता है तो 25 हो गया, और ये जो है फाइनल वाला वो गुना होकर के इधर आ जाता है। देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने पर लॉस हो रहा है, 25 पर। 1 यूनिट का लॉस 25 पर, तो परसेंट में नहीं निकल जाएगा, 25 चौक, इसका मतलब है कि 4% का हानि होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा और ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन को देखने के बाद किसी चीज़ को छूने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप छुएंगे ऑप्शन को, ठीक है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। ये वाला आपका हानि हो गया 4%। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है जिसको आप 1 मिनट में उड़ा देंगे, मतलब 1 मिनट क्या, चंद सेकंड में उड़ा देंगे। 1 मिनट बोलना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहता है कि 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि है जो स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। कहता है कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो कोई पैसा लगाया हुआ है, कहीं दिया होगा तो किसी को दिया होगा, तो कोई पैसा जब देता है ना तो उस पर कुछ ब्याज मिलता है, तो ब्याज मिलता है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 गुना हो जाता है कोई पैसा। इसका मतलब है कि 1 गुना तो पैसा लगा हुआ है और 2 गुना उसको ब्याज मिला होगा, तभी तो 3 गुना हो गया होगा। तो बोल रहा है कि वही पैसा कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही इसका सार है, मतलब क्वेश्चन का कहता है। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो एक मेथड बताते हैं जिसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उठा लिए फिर भी तो कम समय लगेगा। देखिए क्या है कि क्या बोला, 26 साल इसको लग रहा है और ये 2 गुना ब्याज इस पे दे देता है, तभी तो 3 गुना हो रहा है। तो कितने समय में वो 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होना मतलब कि 4 गुना ब्याज देना। यहाँ 2 गुना ब्याज दिया था ना, तो यहाँ 4 गुना ब्याज देगा। तो देखिए इसको काट लीजिए, 2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, मतलब x = 26 दूना 52,
ठीक है, 26 गुना 52 हो जाएगा ये हो गया। अगर ये चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान से यहाँ देखिएगा कि 26 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब 26 वर्ष में कोई राशि 2 गुना ब्याज दे रहा है, तब 3 गुना हो रहा है, क्योंकि जो लगाए हैं पैसा वो तो 1 गुना है ही, वो 2 गुना होने में 26 साल उसको लगा है। अब यही बोलेगा कि अगर इसको 5 गुना करना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि पैसा 4 गुना देगा साधारण ब्याज। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 गुना हो जाएगा, और इसको भी आप 2 से कर दीजिए, क्योंकि दोनों पर करना पड़ेगा। वर्ष जो है वो आपका ब्याज को डायरेक्टली है, मतलब कि जितना टाइम लगेगा उतना आपको पैसा मिलेगा, है ना, इनडायरेक्टली नहीं है। इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे कि गुना करेंगे 2 से, तो ये 26 गुना 52 वर्ष 4 गुना के लिए जरूरी है। मतलब 52 वर्ष लगा कर रखना पड़ेगा वो पैसा को, तब हमें 4 गुना मिलेगा। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन पर टिक कीजिए और आप 1 नंबर 2 नंबर जो भी है वो पा लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मतलब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कुछ कह रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, तब तो हम समझ में आएगा कि इसका मूड क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। कहता है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी 70% हो जाए। देखिए 75 ग्राम का चीनी है हमारे पास, 30%, 75 ग्राम चीनी के एक घोल है, चीनी नहीं है, चीनी के घोल है 75 ग्राम, और उसमें 30% चीनी है। तो पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना, तो 75 का 30% आप निकाल लीजिए कि चीनी के बारे में बात हो रहा है, तो 30% इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप, 25 दिए 75, 25 चौक 100, ठीक है, देख लीजिए 30% बोला था ना, तो ये देखिए कैसे होगा, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 2 दूना 4 और ये 15, 15 दिया 45 को 2 से आप भागा मारेंगे, 22 दूना 44, 22.5, ये 22.5 ग्राम चीनी है इसमें, किसमें, 75 ग्राम घोल में। अब कहता है कि इसमें कितना चीनी और मिला दे, मतलब ये चीनी जो है ना वो बढ़ने वाला है। अब इसी चीनी का जो 30% था वो इसमें इतना बढ़ाना है कि ये फिर 70% हो जाए। तो भैया जब इसमें बढ़ाएंगे तो पूरा घोल में भी तो वो ऐड होगा। अरे चीनी, अगर चीनी का संख्या बढ़ाएंगे तो पूरे घोल में भी तो चीनी बढ़ेगा, तभी तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा। तो देखिए तो चीनी में पूरा कितना घोल का वजन था, 75 ग्राम था, तो 75 में भी एक्स अमाउंट जो हम चीनी ऐड कर रहे हैं वो पूरे 75 में भी ऐड होगा, और ये फाइनली क्या होगा कि 70% के लगभग हो जाएगा। कहाँ गया, 70% पूछ रहा है ना, 70%, 70% का मतलब हुआ 7/10, ठीक है, 7/10 निकालना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 225 को 10 से कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा और ये एक शून्य कट जाएगा, तो ये 225 दे देगा और प्लस 10x है, और यहाँ से 75 को आप 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 749 और 7 × 5 = 35, मतलब 525 दे देगा। ठीक है, 525 और यहाँ से 7x दे देगा। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, 7 इधर आएगा तो 3 दे देगा इधर, और 225 उधर जा करके घटेगा, इसका मतलब इधर 300 दे देगा। देख रहे हैं आप, x = 100 ग्राम। कितना चीनी जाएगा, 100 ग्राम चीनी और ऐड कीजिएगा, तो ये जो 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी को देखने को मिल रहा है, उसका परसेंटेज इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगा, 70% चीनी हो जाएगा। समझ रहे हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ, और 100 ग्राम जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख ले क्या कुछ कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 53, 78 एवं 103 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। पहले देखें, वो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको HCF निकालने की बात होगी। तो HCF कैसे निकालेंगे कि इसका जो डिफरेंस होगा, जैसे 53 और 78 का, और 78 का 103 का,
उसका डिफरेंस निकाल के उसका HCF निकालेंगे, वही HCF जो है वो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। मतलब देखिए कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आप क्या करेंगे कि 78 से 53 को हटाएंगे, 5 और 2 25 हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे 103 से 78 को हटा देंगे, मतलब कि हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 78 जाएगा ना, तो 8 5 13 बचेगा यहाँ 9, 9 में 7 गया 2 बार हो गया। अब देखिए 53 और 103 को कर दीजिए, क्योंकि 53 से 78 चल गया लेकिन 103 नहीं गया है, 78 चला गया लेकिन 53 नहीं गया है, 103 नहीं 103 53 नहीं गया है। तो 53 को अगर हटाएंगे ना तो यहाँ पर से हमारे पास 50 दे देगा, और ये जो संख्या आया है इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF ऑफ किसका 25 और 50, HCF कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 25 देखिए, 25 खुद देखिए, 25 25 25 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें है। तो ये जो 25 नंबर दे रहा है ना, यही वो संख्या होगा सबसे बड़ी संख्या, जिससे कि इतना इतना में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ये रहा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कुछ नहीं है, इन आंकड़ों की मदद से, मतलब निम्नलिखित आंकड़ों की मदद से आपको माध्यिका प्राप्त करना होता है। माध्यिका जो है ये पहली बार तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये सब इस चीज़ को बनाते कब है, 9th क्लास में हम पढ़े हुए होंगे। तो देखिए माध्यिका के लिए मैं पहले ही बताता हूँ कि जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे आप बना ही नहीं पाएंगे। तो माध्यिका को ऐसे लिखेंगे आप, और माध्यिका इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बाई F, और यहाँ पे H से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, गुना होता है। देखिए पहले यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कुछ नहीं है, ये 12 है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे डायगोनली एडेड करके आगे बढ़ते हैं। जैसे 12 और 18 को आप लिखेंगे तो 12 18 30 हो जाएगा, 30 और 20 मिलकर 50 हो जाएगा, 50 और 25 मिलकर 75 हो जाएगा, 75 और 30 मिलकर 105 हो जाएगा, 105 और 20 मिलकर के 125 हो जाएगा, 125 और 15 मिलकर के 140 हो जाएगा। देखिए ये संचयी बारंबारता आपके सामने मैं निकाल कर दिखा दिया हूँ। अब देखिए क्या है, n को निकालना पड़ेगा पहले आपको। n कुछ नहीं है, इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वो n होगा, तभी n/2 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो n इसको ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा, इसको ऐड करेंगे ना तो ये जो 140 देख रहे हैं ना, इसी के बराबर ये आता है। तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि सही किया गया है या नहीं, 140 आता है कि नहीं। तो 12 18 कितना होगा, 30 20 50, 50 और 25 75, 75 और 30 105, 105 और 20 125 और 15 140, सही है वो। इसका मतलब है कि n जो है वो 140 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले, ये L क्या है, तो n/2 जो है ये क्या है, माध्यिका वर्ग है। ठीक है, माध्यिका वर्ग है, तो माध्यिका वर्ग आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना, ये वाला जो वर्ग है ये माध्यिका वर्ग है, ये वर्ग, क्योंकि 70 इसी में फॉल करेगा। तो ये 70 वाला जो है इसमें गया। तो अब क्या क्या पूछ रहा है ये, लो L क्या है, तो L ये वाला है, माध्यिका वर्ग का सबसे निचली सीमा जो है, तो निचली सीमा बोल रहा है लोअर लिमिट, तो ये 45 हो गया। तो यहाँ पे आप 45 डाल देंगे, n/2 आपके पास 70 आ गया है माध्यिका वर्ग के बाद। और ये CF क्या है, तो CF जो है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले जो संचयी बारंबारता होता है ना, वो CF हो जाता है। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले जो वर्ग हैं उसकी संचयी बारंबारता को हम CF के से डिनोट करते दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 50 हो जा रहा है। फिर ये F जो देख रहे हैं ये क्या है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो है वो F है। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता आपको कितना मिल रहा है देखने को, 25 मिल रहा है। ये 25 जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। H क्या है, तो माध्यिका वर्ग की लंबाई है, माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो 45 और 55 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का हो गया। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये माध्यिका वर्ग दे देगा।
मतलब माध्यिका निकाल देगा, माध्यिका वर्ग नहीं, माध्यिका, क्योंकि माध्यिका वर्ग तो ये हुआ पूरा। तो 45, 70 में 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, 20 और 25 है, और 20 है और 10 इधर भी है, तो 20 और 10 को गुना करेंगे 200 आ जाएगा, और नीचे 25 है, 25 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 दे देगा, ठीक है। तो 45 और 8 जो हो गया वो 53 के बराबर आ गया। यही 53 जो है माध्यिका हो गया। इस आंकड़ों, इन आंकड़ों का समझ गए, ये क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको इन किताबों में देखने को मिल जाता है। इन किताबों में क्या, टेस्ट में या तो फिर हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए क्या कहता है ये समझते हैं। 30 सेंटीमीटर का लंबी, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। देखिए कोई इस चीज़ को पहले बनाने से पूर्व हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये आपका वृत्त है, ठीक है। इसमें आपको मालूम ही होगा कि एक यहाँ पे त्रिज्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर से आप त्रिज्या बना सकते हैं। एक ही त्रिज्या नहीं, मतलब सेंटर से आप कह रहे हैं कि सेंटर में एक बिंदु होता है, बिंदु की सहायता से आप कहीं पे भी त्रिज्या बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि कह रहा है 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, मानते हैं कि वो जीवा यहाँ जा रहा है, ठीक है, जीवा है, और कहता है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि यहाँ से इसकी दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो दूरी बोल दिया मतलब ये 8 हो गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब कि ये 15 होगा और ये 15 होगा। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या आप चाहे इधर वाला बना ले या फिर इधर वाला बना ले, त्रिज्या हमेशा बराबर होगा। किसी भी एक वृत्त का कोई भी त्रिज्या कहीं से भी निकाले, त्रिज्या मतलब कि हर जगह बराबर होता है, मेरे कहने का ये अर्थ है। तो देखिए ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। चूँकि अंडर रूट में है इसलिए अंडर रूट में डाल देंगे। और ये रेडियस निकाल रहे हैं हम, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो इसको निकालिए, इसको ऐड कर दीजिए। 25 और 64 कितना हो जाएगा, 200, 289 हो जाएगा, 289, 289। ये क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब हुआ कि ये जो टोटल है वो 17, और चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इसकी त्रिज्या जो है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे। ये ऑप्शन इसका इस प्रकार 17 हो जाता है, ठीक है। आते दूसरे क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों मेरे साथ आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो दिवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब काट देता है। तो एंगल ए डी पी 23 डिग्री और ए पी सी 17 डिग्री है। तो बताना है आपको कि एंगल बी सी डी क्या है। इसको बनाने के लिए हम एक वृत्त को पहले बनाते हैं ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये वृत्त आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब ये वृत्त में हम क्या करेंगे कि एक जीवाएं बनाएंगे इस प्रकार से। कैसे बना, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये ए जीवा बन गया, ए और बी, एक जीवा बना। दूसरा हम जीवा यहाँ से ऐसे बना लेते हैं और केंद्र यहाँ पे डाल देते हैं, ये ओ हो जाएगा। और ए बी हो गया तो ये सी डी हो गया। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको उस प्रकार रख लेंगे। एंगल ए डी पी की निर्माण करना है आपको, समझ रहे हैं आप। पी पर प्रतिच्छेद किया था ना, तो एंगल ए डी पी ये वाला ए डी पी, एंगल ए डी पी ये क्या बोला है 23 डिग्री, 23 डिग्री है। और ए पी सी 17 डिग्री है। ए पी सी ये 17 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि बी सी डी क्या होगा, बी सी और डी, बी सी डी ये वाला बी सी डी, ठीक है। बी सी और डी समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं पहले आपको क्या करना है। देखिए बी सी डी पता करने के लिए पहले मैं ये बताता हूँ, जो समझिएगा
कि AC वाला ये जो है ना, ये आर्क कहते हैं। इस आर्क से जो एंगल यहाँ पे बना है ना, वही एंगल यहाँ पे बनता है, तो ये भी 23 डिग्री हो जाएगा। और ये चूंकि 70 दिया हुआ है, तो ये वाला जो होगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला 70 और ये 110 हो जाएगा, क्योंकि पता है ना कि ये जो AB है वो एक लाइन है, तो 70 इधर है तो ये 110 मिलके 180 बना देगा। तो 110 और 23 कितना हुआ, 133 हो गया। अब 133 हो गया तो ये जो PCB जो है वो भी तो एक ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से आप 110 और 133 को माइनस करेंगे तो यही एंगल C दे देगा। एंगल C मतलब PCB दे देगा। एंगल PCB, या तो आप कह सकते हैं BCD, जो कि आपसे डिमांड किया है, एंगल BCD। तो एंगल BCD कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 घटाना पड़ेगा, 10 में 3 गया 7 और 7 में 3 गया 4, ये 47 डिग्री जो है, यही एंगल BCD है हमारे पास, जो क्वेश्चन ने डिमांड किया है आपसे। तो एंगल BCD 47 डिग्री के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए फिर इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। देखिए क्या कुछ कहता है। ये कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। तदनुसार उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। देखिए एक फिर वृत्त है और वृत्त के अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, जो देखिए ये वृत्त देख रहा है कितना परफेक्शन के साथ बन रहा है वृत्त। इसी तरह अगर बार बार इसको आप अभ्यास करेंगे तो एक बार में आप ही बना लेंगे। हालांकि ये बहुत टफ होता है कि एक बार में बना ले। तो देखिए क्या कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा। व्यास का मतलब समझते हैं, डी मतलब 2r, ये दिया हुआ है 20, r यहाँ से जो त्रिज्या कहते हैं जिसको, वो 10 हो जाता है। तो केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समानांतर, मानते हैं कि ये केंद्र है, ठीक है, इसका ये केंद्र है। अब इसकी विपरीत दिशा में अगर हम बनाएंगे तो दो इस प्रकार से बनेगा। बनी दो समानांतर जीवा, ये दो समानांतर जीवा है, ठीक है। नाम भी दे सकते हैं आप, ए है और ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है इसका, ठीक है। तो ए बी और सी डी दो जीवा बना। अब देखिए क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी कितना है। दूरी मतलब समझते हैं, ये दूरी है, ये दूरी। तो भाई आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस देने के कारण आप ये पहले से जान रहे हैं कि ये जो दूरी है वो रेडियस दिया हुआ है, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहा है, समानांतर जीवा दिया है, एक 12 सेंटीमीटर का, एक 16 सेंटीमीटर। चूँकि एक 12 है तो मानते हैं इसको 12, तो 12 देने के कारण ये 6 हो जाता है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 जो है इसको दोनों इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, इसीलिए 12 का 6 हो जाएगा। ये 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 है, ये 8 है, इसके सहायता से ये निकाल लेंगे और इसके सहायता से आप ये निकाल लेंगे। ये दोनों का दूरी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, पहले देखिए ये O है मानते हैं, और ये M है और ये N है, ठीक है। तो पहले OM को निकालते हैं। तो OM निकालने के लिए हम इधर आ जाते हैं। OM निकालने कैसे निकलेगा कि 10 का स्क्वायर करके हम 6 को स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। और चूँकि ये 10 स्क्वायर है और माइनस 6 स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट चढ़ जाता है, क्योंकि OM स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होता है। तो OM फिर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 हो जाता है, 36 हो जाता है, 100 में 36 जाएगा, हो जाएगा 64, और 64 अंडर रूट में आएगा, जो देगा आपको 8 सेंटीमीटर। जो भी सेंटीमीटर में दिया होगा, हाँ तो सेंटीमीटर में देगा ये, तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए OM निकाल लिए तो उसी प्रकार ON निकालेंगे। ON निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 10 का स्क्वायर, ये बड़ा वाला जो है इसका साइड का स्क्वायर करके ये 8 को उस पर माइनस करेंगे। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का 64 होता है। तो 100 में 64 घटाएंगे 36 आ जाएगा, तो अंडर रूट 36 अंडर रूट से निकलेगा बाहर तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही OM प्लस ON जो है
वो mn है। mn जो कि डिस्टेंस है, दोनों के बीच में दूरी का है ना, उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी mn है। mn मतलब OM प्लस ON, और OM आपके पास आ चुका है 8 और ON आ चुका है 6, दोनों को जोड़ेंगे 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है डिस्टेंस है, दोनों के बीच में की दूरी है, ठीक है। ये दोनों जीवाएं जो AB है और CD है, इन दोनों जीवाओं की बीच की दूरी mn 14 सेंटीमीटर है। यही आंसर है आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको मतलब कि आपको याद करके रखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बनाने योग्य है। कहता है कि एक ट्रायंगल है जो समबाहु है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है जो समबाहु है। समबाहु मतलब एक जैसा बाहु है सबका। तो कहता है कि बाहु मतलब क्या होता है, भुजा मतलब साइड। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQR क्रमशः AB BC CD, ये CD लिखा हुआ होना चाहिए, CD के मध्य बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो क्या होगा, PQR समबाहु त्रिभुज होगा, या PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू AB होगा, या PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 2AB होगा, या PQR समकोणीय त्रिभुज होगा। इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए मानते हैं कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज रहा आपके पास, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये A हो गया, इसका साइड ये B हो गया और ये C हो गया। देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज बन गया। PQR क्रमशः AB BC और CD, PQ AB पे, P कहा गया PQR, P AB पे और BC पे Q, और ये जो AC है इस पे R बना। ये देखिए मिड पॉइंट है इसका। तो जब भी समबाहु त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, मतलब इसको आप खींचेंगे इधर से, P को R से मिलाएंगे, P को Q से मिलाएंगे और Q को R से मिलाएंगे, तो वो भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनता है। इसीलिए PQR समबाहु त्रिभुज ही होगा। इस बात को याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर भी वो एक समबाहु त्रिभुज ही रहता है। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। कहता है साइन A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस कॉस A प्लस कॉसेक स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको तोड़ लीजिए दोनों को। ऐसा इसलिए तोड़ रहे हैं ना क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से साइन का स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से कॉस का स्क्वायर निकल जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा और छोटे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर A इसको पहले तोड़ के निकाल देते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कॉसेक A, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम तोड़ कर निकालेंगे। कैसे तोड़ के निकालेंगे कि यहीं पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A ये 1 देता है। तो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A तो आपका 1 आ गया। अब देखिए ये साइन A और कॉसे के ये दोनों कट जाएगा, कॉसे और सेके यहाँ से कट जाएगा। बताते हैं आपको कि साइन A को हम भी लिखते हैं 1/कॉसेक A, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है। साइन A इक्वल्स टू कॉसेक A, साइन A इक्वल्स टू कॉसेक A, याद रखिए इस चीज़ को। फिर इसी प्रकार ये कॉसे जो है वो हो जाता है 1/सेक A। इसको 2 बार बोलिए, कॉसेक इक्वल्स टू 1/सेक A, कॉसेक इक्वल्स टू 1/सेक A। जब इस चीज़ को याद रखेंगे तभी आप ये वाला जो किए है ना ये कर पाएंगे और ये वाला कर पाएंगे। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 बचा है ना, तो 2 बचा है तो 2 और यहाँ से 2, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 ऐसे आ गया। और बाकी क्या बच गया, ये बच गया कॉस स्क्वायर A वाला, और एक टर्म यहाँ बचा था ना सेक स्क्वायर A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो गया, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कि 5 कॉसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, माइनस नहीं प्लस, तो ये वाला आंसर आपका हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। चलिए तो इसको आप सॉल्व करते हैं। कहता है यदि x³ y इज टू x बाई
और ये एक्स वाई मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कहता है कि ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी दिया रहे तो इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे, एक्स क्यूब बाई वाई है, नीचे आ जाएगा ये, और ये जब ऐसे दिया रहे ना तो इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, तो ये एक्स बाई हो जाएगा और ये जो लास्ट वाला है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब नीचे हर चीज़ को कहते हैं, ठीक है। देखिए ये x के पावर 3 है, यहाँ से x पावर 1 चला जाएगा तो x के पावर 2 बचेगा, और यहाँ से भी आप एक पावर हटा सकते हैं तो x के पावर जो 2 बच रहा था वो x के पावर x बच जाएगा, ठीक है। और y को आप ऐसे और ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, एक x ऊपर बच गया और नीचे y बच गया, लेकिन ये a इधर जाएगा और ये y अब इधर जाएगा और ये x जो है नीचे आ जाएगा, तो ये a इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं हम आपसे, ऑप्शन नंबर डी, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि नल ए तथा बी क्रमशः 10 घंटे एवं 20 घंटे में हौज भर सकता है तथा नल सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रत्येक नल क्रमशः 1 घंटे के अंतराल पर खोला जाता है। हौज भरने में कुल कितना समय लेगा या लगेगा? तो कितने नल हैं? यहाँ पे 3 नल है, 2 भरने वाला, 1 खाली करने वाला। 2 भरने वाला का अगर एक को चालू करके रखे तो 12 घंटे, एक 10 घंटे में भरने वाला है, एक 20 घंटे भरने वाला है, और एक सी जो है उसको अगर खोल के रख दे तो 12 घंटा में पूरा को ख़त्म करके रख देगा। अब क्या होता है कि तीनों को हम इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंतराल पर खोला जाता है, समझ गए? तो चलिए पहले तो हम क्या करेंगे कि ए को यहाँ पर लिखेंगे, और ये कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? तो ये 10 घंटे में, दिन नहीं है, 10 घंटे में इसको हौज को भर सकता है। एक हौज है, हौज को आप ऐसे समझिए कि ऐसे हौज है, कोई कुछ भरने वाला है, कोई टंकी वगैरह टाइप का कुछ। इसमें 2 को नल जो लगा हुआ है वो 10 घंटे में भर देगा, एक 20 घंटे में भर देगा, तो बी भी होगा यहाँ पे, वो 20 घंटे भरने वाला होगा। एक सी होगा जो उसको खाली कर देगा, उस पूरा खाली करने का टाइम 12 लेता है। ये माइनस है, पॉजिटिव होगा काम, यहाँ पे पॉजिटिव काम होगा, मतलब एक ये भरने वाला इसलिए पॉजिटिव, ये भरने वाला पॉजिटिव, ये खाली करने वाला नेगेटिव, ठीक है। तीनों को अगर हम एलसीएम ले लेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, टोटल वर्क क्या है, टोटल मतलब कि भरने का कैपेसिटी इसका पता चल जाएगा। तो 10, 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 60, मतलब टोटल 60 यूनिट का है ये जो हौज है। तो ये 10 जो है, अगर 10 दिन में ए जो है 10 दिन में काम करता है, मतलब एक दिन में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट करने की इसकी कैपेसिटी है। 20 को उसी प्रकार 3 यूनिट करने की कैपेसिटी है, सब पॉजिटिव है, और 12 जो है वो 5 यूनिट करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये माइनस वाला है, ठीक है। अगर 1 घंटा के लिए सबको ऑन करके रखिएगा तो सोचिए कि 1 घंटे में ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये चलेगा, तो 2 घंटे में हमारे पास देखिएगा 9 यूनिट भर जाएगा, लेकिन जैसे ही तीसरे घंटे को चालू करेंगे तो ये 5 यूनिट खाली करना स्टार्ट कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 आवर में हमारे पास 6 3 9 यूनिट और ये 5 यूनिट उससे घट जाएगा, मतलब टोटल 4 यूनिट ही काम कर पाएगा। 3 आवर चलाने पर 4 यूनिट का काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार सोचिए कि 60 यूनिट का काम करना है, इसको 60 पूरा 15 से गुना करके 60 आप ला सकते हैं, लेकिन लाना नहीं है, क्योंकि लाएंगे तो फिर सही से नहीं निकल पाएगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहाँ 3 आवर है, इसको 4 यूनिट के बराबर हो रहा है, 4 यूनिट के बराबर काम कर रहा है, इसको थोड़ा कम करके रखिए। तो मानते हैं कि ये 15 में 60 दे देता, 15 गुना करते तो इसको हम 13 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 13 से अगर गुना करते हैं तो ये 39 आवर हो जाएगा, और इधर अगर 13 से गुना करेंगे आप तो 13 चौक 52 यूनिट हो जाएगा। देखिए 52 यूनिट काम हो चुका है और 39 आवर लग चुका है। अब अगर जैसे तो 39 आवर खत्म हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 13 राउंड मार चुका है, मतलब 13 बार इसको 3-3 आवर का काम हो चुका है। तो सोचिए आप कि 52 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना है? 8 यूनिट। तो अगर फिर से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट आवर में शुरू से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो शुरू से स्टार्ट होगा तो 6 यूनिट फिर करेगा, तो 6 यूनिट यहाँ अगर ऐड होगा तो ये टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 58 यूनिट। और फिर 1 घंटा बढ़ा था ना,
ये तो 1 घंटा लिया होगा, क्योंकि हर को 1-1 घंटा में खोला जा रहा है, तो 1 घंटा लिया होगा, तो ये कितना हो गया 40 आवर हो गया। अभी 40 आवर में 58 यूनिट काम हो चुका है, पता है कितना है 2 यूनिट का काम। अब कौन करेगा, 3 करेगा, 3 यूनिट हो जाएगा 1 घंटा में, लेकिन हमको 2 ही यूनिट का काम करना है। तो इसी को समझिए कि 3 यूनिट जो है वो 1 आवर में कर रहा है, जबकि हमको क्या करवाना है 2 यूनिट करवाना है। 2 यूनिट बचा हुआ है ना, तो 1/3 आ जाएगा इधर और ये 2 आ जाएगा, मतलब 2/3 आवर लगेगा हमको, 2/3 आवर। तो यहाँ पर ये 2/3 आवर ऐड होगा और ये 2 यूनिट ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट में इतना आवर लगता है। तो ये तो काम हो गया 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट जो हौज का कैपेसिटी है उसको भरने में हमको 40 घंटा 2/3 आवर, ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला 2/3 आवर कहने का मतलब ये हुआ कि 20-40 मिनट, 20 दूना 40 मिनट, ठीक है। 2/3 आवर को आप ऐसे समझ जाइए कि 2/3 को 1 आवर में 60 मिनट, तो 3 से यहाँ कट जाएगा, ये 40 मिनट दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ मिनट में दिया रहता है ना तो आप 40 मिनट लिख लेते, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में ही दे दिया है कि 40/2/3, इसलिए इसको मार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं। चलिए मित्रों, इस चीज़ को देखिए, ये जो है चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चार्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि निम्नांकित पाई चार्ट 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर के कुल 32,500 विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों का वितरण इस प्रकार दिया हुआ है, ये चार्ट में दिया हुआ है इस प्रकार। कहता है पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग बताइए। देखिए पी और टी यहाँ पे है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन आपको इस डाटा के अनुसार आपको बताना पड़ेगा कि 18% और 12% को मिला करके कुल कितना छात्र जो है वो स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों की संख्या है। समझ गए, तो परसेंटेज दिया हुआ है, इसको नंबर में लाना है, बस यही कहना चाह रहा है, कुछ नहीं है। नहीं, जब भी ऐसे फॉर्म में दिया रहे ना परसेंटेज में, आप इसको जोड़ के देखिएगा, ये 100 के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 100 के बराबर ये पूरा दिया हुआ है कि अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर के कुल 32,500 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, मतलब वो 100% दिया हुआ होगा। देखिए आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर जोड़ कर देख सकते हैं आप तुरंत। देखिए 6 यहाँ यू से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 0 हाथ में रहा 3। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, 3 था, 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10। देखिए ये 100 आ गया ना, ये 100%, मतलब पूरा जो ग्राफ होता है ना, मतलब पूरा जो चार्ट है वो 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे बताया दिया है कि 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक के कुल 32,500 छात्र हैं। तो 32,500 छात्र है, ये 100% है। अब ये पूछता है कि पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पर, ये सब स्नातक स्तर वाले ही हैं, तो 12 और 18 पी और टी में कुल पढ़ने वाले छात्र कितना है, तो 12 और 18 जो है 12-18 मिलकर के 30% हो जाता है। 100% का वैल्यू ये है, तो 30% का वैल्यू क्या होगा, बस निकाल लीजिए आप, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये 3 को यहाँ से गुना कर दीजिए, तो ये 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा, और ये 0 है। इतना छात्र जो है पी और टी में दोनों में पढ़ने वाले हैं। तो ये पी और टी का इतना आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं गलती कर चुके हैं। गलती क्या किए हैं ये बताते हैं आपको कि 32,500 था, यहाँ पे 32,000 नहीं था, ये था 100 के बराबर, और ये 30% था 12 और 18 मिल करके, ठीक है। तो ये कट जाएगा और 325 को 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9,075 0 देगा। इतना स्टूडेंट होगा, वो हम गलती से लिख दिए थे 32,500 था। देखिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, कुछ नहीं है। ये जो देख रहे हैं 3 के पावर 3/4 है, उसके पावर 3 है, 4/3 है, उसके पावर -7 है, 3/4 है, उसके पावर 2 1 से। एक काम करते हैं ना कि हम लोग पढ़े होंगे कहीं पे, आप भी पढ़े होंगे शायद, कि a के पावर m है, और अगर किसी के पावर a के पावर m है, और क्या इसको बोले हम a के पावर n है, तो m और n जो होता है ना वो बराबर होता है। इस चीज़ को समझिए पहले, ये कहीं पढ़े होंगे आप। तो फिर देखिए क्या है कि ये 3/4, ये भी 3/4 की तरह नहीं लग रहा है कि उल्टा हुआ है, और ये भी 3/4 है ना। तो अगर इसको हम सीधा कर ले तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3/4 है,
इसको भी अगर 3/4 करेंगे तो ये जो -7 लग रहा है ना, ये 7 हो जाएगा। जैसे ही पलटेगा तो वो माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, 7 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 छूट चुका है, और ये भी 3/4 का पावर 2x है। देखिए एक चीज और याद रखिए कि a इंटू m है और a इंटू n है, तो इसको हम a टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये अगर m इसको a मानते हैं तो ये भी तो a है, इसका पावर दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 के पावर 4 इसके पावर आपस में जुड़ करके मतलब 3 और 7 10 हो जाएगा। और इधर भी 3 के पावर 10 4 जो है ये 2x है। चूँकि ये दोनों जो है बेस, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों इसके पावर है ना, दोनों इक्वल है, तो इसके पावर भी इक्वल होने होंगे। तो ये 10 जो है वो 2x के बराबर आएगा। इसका मतलब है कट करके 5 आ जाएगा, और इसको आप x के पावर 5 लिख करके अपने सही उत्तर को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन 5। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहे 2 आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है को क्रमशः 20 और 25 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन को हम एक स्पेशल अप्रोच से इसको अप्रोच करेंगे। मतलब देखिए क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर है एक आदमी का और दूसरे का 12 किलोमीटर पर आवर है। हम मान कर चलते हैं कि कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी नहीं है, कोई रेलगाड़ी है, उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब x किलोमीटर पर आवर है और उसी दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है। जानते हैं ना कि समान दिशा में जाता है तो दोनों का जो स्पीड है वो माइनस होता है, घटता है। अगर विपरीत दिशा से आता है तो जुटता। ये समान दिशा में जा रहा है तो दोनों का घटेगा। तो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा तो व्यक्ति का जो स्पीड है उस इससे घट जाएगा। और ये यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में है, और देखिए टाइम सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए ये जो स्पीड है इसको हम 5/18 से मार करके इसको मीटर पर सेकंड 5/18 से गुना करके, डिवाइड नहीं मार रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। और इतना मीटर पर सेकंड को अगर हम 20 सेकंड तक चलाएंगे इस रेलगाड़ी को, ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे तय करेगा ना, वही डिस्टेंस ये 12 किलोमीटर वाले को भी 12 किलोमीटर वाले को भी चेस करते हुए अपनी, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जिस आदमी के साथ उसका मतलब कि सामना हो रहा है, जो एक दिशा में दौड़ रहा है, तो उस आदमी को अगर पूरा निकलना है उस आदमी से, तो वो अपने डिस्टेंस को ही पार करता है उससे। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो अगर कोई रेलगाड़ी आ रहा है तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो मेरी स्पीड से माइनस होगी, और हमारे डिस्टेंस को ही वो जो है मेरे मतलब कि अपने डिस्टेंस को ही हमसे पार होता है। तो एक्चुअली डिस्टेंस जो होता है वो यही होता है कि उसके डिस्टेंस, उसके स्पीड को, रेलगाड़ी की स्पीड को जो आदमी है उसके स्पीड से माइनस करके उसको 5/18 से मीटर पर सेकंड में ला करके, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड से यहाँ पे उसको गुना करेंगे और उसी प्रकार ये वाला करेंगे। तो इसमें भी स्पीड को उसका माइनस करेंगे दूसरे आदमी का, और ये भी 5/18 है, जिसको आप कभी कभी नहीं भी लिख सकते हैं 25 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि मालूम होता है हमें, जब हम ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं या तो अभ्यास करते करते समझ जाते हैं कि ये आखिर में ये दोनों कटना ही होता है, तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर लिख लिए हैं तो इसको आप काट लीजिए, और 5 से काटिएगा, 5 चौक 20, 25 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको निकाल लीजिए, इधर आ जाएगा 4x माइनस 40, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60 आ गया। और ये 5x है, ये 4x है, 4x इधर जाएगा तो 5x में 4x पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने के कारण ये x आ जाएगा, और ये नेगेटिव वाला इधर आ जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 60 पॉजिटिव आ जाएगा, 40 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 60 में से 40 चल जाएगा तो 20 आ जाएगा। ये 20 क्या निकला? ये 20 निकला है इसका स्पीड रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मैंने बोला ना कि रेलगाड़ी का लंबाई ही ये है, ये टोटल जो है रेलगाड़ी का लंबाई है। तो रेलगाड़ी का लंबाई तो दोनों केस में समान ही रहेगा, इसीलिए दोनों का केस समान किया है। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर नहीं, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर ये वाला, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर जो निकल गया लंबा इसकी स्पीड। तो जब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको हम क्या करेंगे कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, और ये वाला टाइम
20 सेकंड। देखिए हम यहाँ पे गलती कर चुके हैं, ये 20 किलोमीटर सिर्फ यही नहीं है ना, इसमें 10 ये माइनस भी तो हो रहा है और यही तो उसकी लंबाई है, तो 20 में 10 माइनस करना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर 18, 2 पचे 10। देखिए 5 से गुना होगा 25 और 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कि नेट 500/9 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करेंगे तो 9 पचे 45, फिर यहाँ से 5 बचेगा, 9 पचे 45, समझ रहे हैं, और यहाँ से 5.9 बच जाएगा। यही जो इतना मीटर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर में हम कन्वर्ट कर चुके हैं 5/18 से, समझ रहे हैं, यही डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस में स्पीड रेलगाड़ी का, और रेलगाड़ी का स्पीड से आदमी का स्पीड को माइनस किए और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए, क्योंकि सेकंड में था इसलिए ये हमको डिस्टेंस दे दिया। किसका डिस्टेंस दिया? ये लेंथ दे दिया है। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर लेंथ किसका? रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का लेंथ क्या आ गया? 55.5/9। समझ गए? चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है अब, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का। तो इस प्रकार हमने इस सीरीज को, मतलब इस सीरीज के तीसरे क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इसके जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, उसको आप मस्ट वॉच आउट कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ हो। समझ गए? क्योंकि हर क्वेश्चन हर प्रकार का होता है और हर प्रकार को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे। इसलिए पूरी वीडियोज़ को देखिए और ध्यान से हर क्वेश्चन को समझिए। और मैं तो कहूँगा कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जिस बुक का ये मैं करवा रहा हूँ, उस बुक को आप परचेज कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है, कुछ समय लगेगा, उसको एक बार बना लीजिए और अच्छी तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो का हेल्प लीजिए, बार बार हेल्प लीजिए और निःशुल्क है, आपके पास फ्रीली उपलब्ध है ये। तो इसके सहायता से आप उन सारे प्रश्नों का हल कीजिए और फिर दूसरे क्वेश्चन में जाइए, दूसरे बुक को लीजिए, तीसरे बुक को लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम बहुत टफ हो रहा है, इसको लेकर के आप प्रयास करते रहिए, बस मैं यही कहूँगा। और फिर जो इसके आने वाले अगले जो वीडियोस बनेंगे, जो कि आपके टेस्ट नंबर 4 होंगे, 5 होंगे, मतलब कि लगातार बनते रहेंगे इस प्रकार का। फिर हम रीजनिंग का भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन सारे वीडियोस को भी देखें और जैसा कंटेंट है उसके अनुसार आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। जैसा मतलब आपको जैसा प्यार आपका मिलेगा उस प्रकार हम कंटेंट को बनाने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।